बिल्डिंग एस्टिमेशन इन एक्सेल की आपकी जो फर्स्ट क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है अर्थवर्क की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारी ये कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग जो है एक बिल्डिंग का कंप्लीट एस्टिमेट जो है आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर से लेके फिनिशिंग तक के सारे आइटम जो है हम इस सीरीज के अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं, वो भी एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो जब भी देखो, सबसे पहले हमें जब भी कोई भी एस्टिमेट बनाना होता है तो हमें सबसे पहले उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग को समझना होता है। अगर हमारे ड्राइंग समझ में आ गई तो हम उसका एस्टिमेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के साथ में दिक्कत क्या आती है कि उन्हें सबसे पहले ड्राइंग ही समझ में नहीं आती, एस्टिमेट तो गया तेल लेने। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एक्सकेवेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सकेवेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फाउंडेशन की ड्राइंग चेक करनी पड़ेगी कि भाई हमारा जो फाउंडेशन है वो एक्चुअल में किस टाइप का फाउंडेशन है। क्या आइसोलेटेड फुटिंग्स है, या फिर कंबाइंड फुटिंग है, या फिर राफ्ट फाउंडेशन है, या ऐसा तो नहीं है कि बेसमेंट जो है वो दिया गया। तो जिसके अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी तरह का फाउंडेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है कैलकुलेशंस करते हैं। सो स्टार्टिंग में हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, तभी हमारी चीज़ें समझ में आती है। मैं डायरेक्ट अगर आपको बेसमेंट समझाने लग जाऊंगा तो आपके किसी के समझ में नहीं आएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फाउंडेशन प्लान की ड्राइंग ओपन की हुई है, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे F1, F3, F4 इस तरीके से। CF1 ये हमारी कंबाइंड फुटिंग है, F4 इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग फुटिंग्स के नाम जो है वो दिख रहे होंगे। सो ये हमारी सारी की सारी आइसोलेटेड फुटिंग्स है। प्लान से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें एक्चुअल में ये फुटिंग किस टाइप की है, कितनी डेप्थ इनकी रहने वाली, ये सब कुछ हमें पता चलेगा जब हम इसका सेक्शन देखेंगे, यानी कि डिटेल ड्राइंग देखेंगे। तो फाउंडेशन डिटेल की एक अलग से ड्राइंग आती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये फाउंडेशन डिटेल की ड्राइंग है, जिसके अंदर यहाँ पे F1 फुटिंग, F2, F3, F4 इसका साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप यहाँ पे प्लान ड्राइंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे भी देखो उसका जो साइज है वो मेंशन किया गया है। लेकिन हमेशा आपको जो डिटेल ड्राइंग दी होती है उसी डिटेल ड्राइंग के अंदर जो साइज मेंशन होता है वो साइज आपको फॉलो करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये ड्राइंग होती है जो स्केल की हुई होती है, या फिर टेंटेटिव मार्किंग कर दी जाती है, तो इसलिए ज़्यादातर आपको, मतलब जो आपको फॉलो करना है ना, डिटेल ड्राइंग को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो डिटेल ड्राइंग के अंदर इसका साइज जो है वो मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पे D1, D2, D3 इनके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये जब हम RCC की कैलकुलेशन करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में हम लोग कोई भी बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे की तरफ। इसका एक स्ट्रक्चर मुझे देखना है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो हमारी ट्रेपेजोइडल टाइप की फुटिंग है। क्लियर, यहाँ पे ये हमारा NGL रहने वाला है। NGL का मतलब होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपका ये फिनिश लेवल दिया हुआ है, मतलब आपका जो प्लिंथ लेवल होता है। देखो कभी भी किसी भी साइट पे ज्यादातर केसेस के अंदर जो NGL होता है ना वो कभी भी सेम नहीं होता है। अगर आप किसी भी नेचुरल अर्थवर्क को देखोगे ना तो वो ऐसे स्ट्रेट आपको कभी नहीं मिलेगा। वो आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर हमेशा आपको जो है ना अंडुलेशंस जो है वो मिलेंगे। क्या मिलेंगे उसके अंदर आपको, अंडुलेशंस मिलेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। सो ये अंडुलेशंस होते हैं। क्लियर, सो अब आप बोलोगे कि सर ये जो 1.2 मीटर है ये कहाँ से लेना है। तो हमें, मान लो मैं यहाँ पे कोई फुटिंग बना रहा हूँ, सो ये मेरा NGL है, तो यहाँ से मैं 1.2 मीटर जाऊँगा। अब मेरी नेक्स्ट फुटिंग सपोज करो यहाँ पे आ जाती है, मेरी जो नेक्स्ट फुटिंग है वो सपोज करो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सो मैं यहाँ से 1.2 मीटर जाऊँगा। क्लियर, सो NGL का मतलब ही ये हुआ कि हमारा जो NGL है, जहाँ पे भी जो हमें लेवल मिल रहा है उस लेवल से हमें 1.2 मीटर जो है वो नीचे की तरफ जाना है। क्लियर, सो अब यहाँ पे देखो हमें जो फुटिंग का प्लान है वो हमें पता चल गया। ये मेरी फुटिंग का साइज हमें पता चल गया, मतलब हमें फुटिंग की लेंथ भी पता है, हमें फुटिंग की जो विड्थ है वो भी पता है, हमें फुटिंग की जो डेप्थ है वो भी पता है। बस सिंपल जो हम अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं वो हम अर्थवर्क किस में कैलकुलेट करते हैं, क्यूबिक मीटर के अंदर, यानी कि वॉल्यूम के अंदर इसकी कैलकुलेशंस होती है। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम हमारा निकलेगा लेंथ, उसके बाद विड्थ और उसके बाद में डेप्थ, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप, वॉल्यूम आ जाएगा। कुछ केसेस के अंदर हमारा जो अर्थवर्क होता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर भी मेजरमेंट होता है। तो देखो IS 1200 के अंदर या फिर CPWD की जो वर्क स्पेसिफिकेशन होती है उसके अंदर डिटेल में मेंशन होता है कि आपको किस तरीके से मेजरमेंट करना है
कब आपको स्क्वायर मीटर के अंदर लेना है, कब आपको क्यूबिक मीटर के अंदर लेना है। तो इस सीरीज के अंदर मैं IS 1200 या CPWD की वर्क स्पेसिफिकेशन कवर नहीं करूंगा। ऑलरेडी वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरी सीरीज अपलोड है, IS 1200 की सीरीज भी अपलोड है, CPWD वर्क स्पेसिफिकेशन भी अपलोड है। तो जाके उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जाके उन वीडियो को आप देख लेना, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको बेसिकली एक्चुअल साइट पे किस तरीके से मेजरमेंट होता है उसके बारे में बात करूंगा। क्लियर। स्क्वायर मीटर हमारा अर्थवर्क जो है मेजरमेंट होता है सरफेस ड्रेसिंग के केसेस में, या फिर अगर मैं 150 mm तक का एक्सकवेशन जो है वो कर रहा हूं। कई बार ऐसे होता है ना, मैंने आपको बताया कि सरफेस ऐसे अंडुलेशंस में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से टेंटेटिव पार्ट जो है ना उसका मोटा मोटा सा जो है ना हटा देते हैं, तो वो सरफेस ड्रेसिंग के अंदर जो है वो आता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि घास फूस जमी हुई होती है, उसको हमें रिमूव करना होता है, तो वो हमारा सरफेस ड्रेसिंग के अंदर ही आता है, तो उसको हम लोग 600 मतलब वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में एक नया क्वेश्चन आता है जो कि ज़्यादातर बच्चे मुझसे पूछते हैं, मतलब आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, मुझसे कॉल करके भी पूछते हैं कि सर एक्सकेवेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा कितना लेना है। ये एक सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सर एक्स्ट्रा कितना लेना है। देखो, अगर हम कोई भी डीप एक्सकेवेशन कर रहे हैं, मान लो मुझे 3 स्टोरी बेसमेंट बनाना है, 2 स्टोरी बेसमेंट मुझे बनाना है, सो वहां पे आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते, क्योंकि हम काफी डीप जा रहे होते हैं। उस केसेस के अंदर हमें सॉइल की जो स्ट्रक्चर है, सॉइल की जो प्रोफाइल है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सो एक ना एक्सकेवेशन प्लान आता है उस केसेस के अंदर कि भाई आप अगर इतना डीप जा रहे हो तो आपको कम से कम इतने जो है स्लोप इसके अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। या कई बार ऐसे होता है कि मान लो मेरे पास में स्पेस की कमी है और मैं ना स्लोप के अंदर कटिंग नहीं कर सकता हूँ और मुझे वर्टिकल कटिंग ही करनी पड़ेगी। सो उस केसेस के अंदर अलग कंडीशन हो जाती है, यहाँ पे हमें टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है सोइल को रोकने के लिए। कई बार पाइलिंग भी करनी पड़ती है, जैसे मैंने नोएडा में जब मैं जॉब करता था तो मैंने जो है पाइलिंग कराई थी बिल्डिंग के चारों तरफ। इस तरीके से बिल्डिंग के चारों तरफ पाइलिंग हुई थी, क्योंकि हमारे पास में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं था, हमें डबल बेसमेंट एक्सकेवेट करना था और साइड में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वहाँ पे थी। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने अपनी जो साइड्स हैं उसको स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने पाइलिंग जो है वो करवाई थी। क्लियर। सो इस तरीके से जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको हमेशा जो आपकी ड्राइंग्स के अंदर या जो वहाँ पे आपको प्लान मिला उसके अंदर उसकी तरह एक्सकेवेशन कराना है। इसके बाद जैसे छोटे मोटे एक्सकेवेशन जो होते हैं, जैसे यहाँ पे ये आइसोलेटेड फुटिंग्स है, यहाँ पे मुझे हार्डली कितना जाना है 1.2 मीटर, मुझे यहाँ पे सिर्फ 1.2 मीटर जाना है। सो 1.2 मीटर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, आप 1.2 मीटर की स्ट्रेट कटिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, अनलेस अदरवाइज कि कोई बहुत ज़्यादा लूज सोइल है, मान लो कि कोई रेत ही है या कोई ऐसी सोइल है कि जो रुकी नहीं रही है, तो उस केस में फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा या आपको स्लोप में कटिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज इतनी एक्सकवेशन आप बड़े आराम से स्ट्रेट कटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर स्पेस कितना लेना है। एक्स्ट्रा स्पेस की अलग स्पेसिफिकेशन है जो IS 1200 के अंदर भी मेंशन है, पार्ट 1 आप पढ़ लेना। CPWD की जो वर्क स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे भी मेंशन है कि आपको कितना एक्स्ट्रा स्पेस लेना है, आप वो स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हो। लेकिन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे MB मतलब मेजरमेंट बुक। तो मेजरमेंट बुक का ना एक रूल होता है, ये क्या कहते हैं कि आपको एक्चुअल मेजरमेंट करना है। एक्चुअल मेजरमेंट मतलब जो साइट पे काम हुआ है, जिस तरीके से काम हुआ है उसी तरीके से उसको मेजरमेंट करना है, ये MB का रूल होता है। तो कई बार साइट पे क्या होता है कि जो एक्सकेवेशन हो रहा है, जैसे इस केस के अंदर मान लो कोई एक्सकेवेशन हो रहा है, सो यहाँ पे आप जरूरी नहीं कि आप IS 1200 को फॉलो करके ही आप वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लो। मान लीजिए IS 1200 ने बोला है कि आपको मिनिमम 300 mm का स्पेस जो है वो लेना है, लेकिन अगर आपका काम चल जा रहा है कि आपको बिना एक्स्ट्रा स्पेस के वहाँ पे आप काम कर ले रहे हो, तो फिर 300 लेने की क्या जरूरत है। या मान लो मेरा काम चल रहा है 150 के केसेस में कि भाई 6 इंच एक्स्ट्रा ले लिया ताकि साइड में जो शटरिंग लगनी है उसके फेस में वो लग सके, तो बस उतने से मेरा काम चल जाए। या मेरा काम चल रहा है 200 mm के केसेस में, सो मैं 200 mm जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो ले सकता हूँ। सो ये डिपेंडिंग ऑन यू कि एज पर साइट सिचुएशन आप किस तरीके से जो है काम करवा रहे हो। तो फिलहाल मैं इस केस के अंदर 300 mm का एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस किस तरीके से काम करेगा, मान लो मेरे पास में ये फुटिंग है जिसका साइज है सपोज करो 1 मीटर बाई 1 मीटर, ठीक है। मैं इसके चारों साइड क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसके चारों साइड जो है इस तरीके से एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर दूंगा वर्किंग स्पेस के नाम पे, और स्ट्रेट कटिंग ही मैं रखने वाला हूँ। तो 300 mm मेरा इधर बढ़ेगा, 300 mm मेरा बढ़ेगा। तो एक्सकेवेशन का साइज मेरा कितना हो जाएगा,
एक्सकेवेशन का साइज हो जाएगा मेरा 1.6 बाई 1.6, ठीक है, 1.6 बाई 1.6। तो इस तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब आते हैं, इससे मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कई बार ऐसे होता है कि हमें ना पूरे एरिया में एक्सकेवेट करना है, मतलब पूरे एरिया में, कि मान लो राफ्ट डालनी है पूरे एरिया में, या कोई बेसमेंट हमें बनाना है। सो उस केस के अंदर देखो क्या होता है कि हमारा ना मान लो बेसमेंट बनना है, ये मेरा बेसमेंट बनना है, तो बेसमेंट के टॉप का भी आरएल आपको दिया रहता है, बेसमेंट के बॉटम का भी आपको आरएल जो है वो दिया रहता है ड्राइंग के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बेसमेंट का जो बॉटम रहेगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक्सकेवेट किया है सॉइल को। लेकिन जब हम एक्सकेवेशन स्टार्ट करेंगे सरफेस पर, तो सरफेस ना मेरा प्लेन नहीं होता है, सरफेस मेरा कैसे रहता है, अंडुलेशन के अंदर होता है। कैसे होता है? अंडुलेशन के अंदर होता है। सो अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे मैंने कम कटिंग की है, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे मैंने ज़्यादा कटिंग की है। क्यों किया है? क्योंकि टॉप सरफेस पे अंडुलेशंस है। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस केस के अंदर हम लोग जो है ग्रिड लेवल करते हैं इस तरीके से, मतलब ऐसे ग्रिड बना के 10-10 मीटर की या 20-20 मीटर की ग्रिड बना के हर एक पॉइंट का आरएल कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में फिर एक एवरेज आरएल कैलकुलेट करते हैं, और उस एवरेज आरएल से हमारा जो बेसमेंट के बॉटम का आरएल दिया है उसमें से माइनस करके उसका जो लेवल है, तब हम एक एवरेज हाइट कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमने इतने मीटर का कैलकुलेशन जो है वो किया है। देखो फिक्स आरएल, मान लो ये आरएल है और ये आरएल है, इस फिक्स आरएल से मेरी जो हाइट आ रही है वो बेसमेंट की 3.2 मीटर आ रही है। लेकिन क्योंकि मेरा जो एक्सकेवेशन है सरफेस का वहां पे अंडुलेशंस है, तो एंडुलेशन है इसकी वजह से फिक्स तो नहीं आएगा 3.2 मीटर जब मैं एक्सकेवेट करूंगा। यहाँ पे बेसमेंट की बात नहीं हो रही है, बेसमेंट की हाइट तो आपको 3.2 मीटर ही मिलेगी। लेकिन हम जो सोइल एक्सकेवेट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी हम 3.2 से कैलकुलेट करें, या 3.2 से ज्यादा हमें लेना है या 3.2 से कम लेना है, ये हमें कौन डिसाइड करेगा? जब हम यहाँ पे एवरेज आरएल निकालेंगे। सॉरी। तो मेरा एवरेज आरएल में से बेसमेंट के बॉटम का जब मैं आरएल माइनस करके लेवल निकालूंगा, सो ये हो सकता है कि 3.5 मीटर भी आए, ये हो सकता है 3 मीटर भी आए, ये हो सकता है 3.1 मीटर भी आए। तो अब हम जो अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालेंगे वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ना कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा डीप में मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। सो ये मैंने उनके लिए बताया कि जिनको बड़े एरिया में एक्सकेवेशन जो है वो कराना है, क्योंकि कभी भी सरफेस जो होता है ना, वो नेचुरल जो सरफेस होता है वो कभी भी आपको इक्वल लेवल में मिलेगा ही नहीं। आप किसी भी साइट में चले जाओ, या तो क्या किया जाता है कि अगर मान लो हल्के फुल्के एंडुलेशंस है तो उसको प्लेन करवा लिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है इस तरीके से ग्रिड सर्वे करके, या फिर जो है एवरेज आरएल निकाल लिया जाता है, या कई बार हम लोग जो है जब ज्यादा एंडुलेशंस होते हैं उस केस के अंदर हम लोग जो है कंटूरिंग भी करते हैं, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को मतलब ज़्यादा खींचने की बजाय सीधे जो है टॉपिक पे आते हैं। सो यहाँ पे मैं एक एमबी सीट बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद में यहाँ पे नंबर्स रहेगा, नंबर्स के बाद यहाँ पे जो है लेंथ रहेगा, उसके बाद यहाँ पे विड्थ रहेगा, यहाँ पे डेप्थ रहेगा, और यहाँ पे QYT क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी सीट का, मतलब जो भी आप सीट बनाते हो MB की सीट होती है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं, क्या मेंशन करते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि भाई क्या क्वांटिटी हम लोग जो है वो मेजरमेंट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड साइज हो गया। यहाँ पे आप आओगे और इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इसका बॉर्डर क्रिएट कर लो इस तरीके से अपना, और थोड़ा साइज वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ पे जो साइजेस है वो इसके बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, इन फुटिंग्स, या फाउंडेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले मेरी फुटिंग कौन सी थी? F1। सो F1 का हम लोग सबसे पहले ना नंबर कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। सो नंबर हमारे यहाँ पे किस तरीके से नंबर आएगा, F1 के नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में ना ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग के अंदर हम लोग F1 की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि F1 मेरी कितनी है। तो यहाँ पे देखो इस लाइन के अंदर अगर आप आओगे तो कोई F1 नहीं है, एक F1 मेरी यहाँ पे है, एक, उसके बाद 2 F1, उसके बाद यहाँ पे आओगे तो इसमें कोई F1 नहीं है, यहाँ पे कोई F1 नहीं है,
यहाँ पे कोई F1 नहीं है, इसमें कोई F1 नहीं है, यहाँ पे कोई F1 नहीं है। इसके बाद 3 और एक 4, तो टोटल हमारी जो F1 है वो कितनी है यहाँ पे, टोटल हमारे पास में 4 F1 है। ठीक है, तो नंबर्स के अंदर मैं 4 मेंशन करूंगा। इसके बाद आता है यहाँ पे लेंथ। सो लेंथ आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ना क्वांटिटी लिख सकते हो, जैसे 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आके आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि इक्वल टू, और ये वाली जो वैल्यू है दिस, और ऑफसेट लेना है कितना, 0.3 लेफ्ट साइड 0.3 राइट साइड, तो 0.6 यहाँ पे हो जाएगा। एंटर प्रेस करोगे 3.1 इक्वल टू सेम ऐसे ही प्लस 0.3 प्लस 0.3। ठीक है, या डायरेक्ट 0.6 भी लिख सकते हो। तो 3.1 3.1, और हमारी क्वांटिटी कितनी रहेगी, डेप्थ 1.2 मीटर। इस तरीके से मेरा यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आप इसको इक्वल टू लगा के राउंड फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, कोमा 2 ब्रैकेट में एंटर। हमारे पास में F1 फुटिंग के अंदर जो टोटल एक्सकेवेशन की क्वांटिटी आ गई वो 46.13 आ गई। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, सेम इसी को यहाँ से कॉपी करो नीचे लाके जो है, या फिर इसी लाइन के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए। F2 की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। F2 की सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि F2 फुटिंग एक्चुअल में है कितनी। सो यहाँ पे देखो F2 नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आओगे, यहाँ पे भी F2 नहीं है। F2 फुटिंग यहाँ पे देखो 1 2 3 फुटिंग है F2 की। यहाँ पे भी कोई फुटिंग नहीं है, 3। उसके बाद 4 5 और 6, टोटल नंबर ऑफ फुटिंग यहाँ पे कितनी होगी, F2 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। F2 का साइज एक बार चेक करो, तो साइज मेरा F2 का कितना है, F2 का साइज है 2.7 बाई 2.7। तो डायरेक्ट बस आपको यहाँ पे 2.7 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2.7 और यहाँ पे 2.7, डायरेक्ट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन ले लेगा। देखो मेरा तरीका क्या होता है कि जब भी मैं कोई भी एस्टिमेट वगैरह बनाता हूँ, स्टार्टिंग डेज से जब से मैंने चीज़ें स्टार्ट करी है, मैं हमेशा रफ वर्क जो है ना इधर राइट साइड में करता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि सारी कैलकुलेशन जो है इन्हीं पर्टिकुलर सेल के अंदर करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, खिचड़ी पक जाती है। तो कई बार क्या होता है कि कोई बड़ी कैलकुलेशन होती है तो वो ना यहाँ पे जो है हमें समझने में और उसको लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो इसलिए मेरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे राइट साइड में सारी वैल्यूज़ लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ से उनको कॉपी करके इधर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे ना इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन पे खिचड़ी नहीं पकती है। ठीक है, सो आपका अपना तरीका हो सकता है, आप किसी और तरीके से भी इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग F3 पे आते हैं। मैं यहाँ पे F3 लिखता हूँ, सॉरी F4 लिख दिया, F3। ठीक है, अब वापस आते हैं। F3 का जो मेरा साइज है वो कितना है, देखो 2.9 बाई 2.9। तो अब बस सिंपल आपको यहाँ पे चेंज करना है 2.9 और यहाँ पे आके ये वाला 2.9, बाकी कैलकुलेशन वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। यहाँ पे देखो साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसके बाद में यहाँ पे मैं आता हूँ फाउंडेशन प्लान के अंदर और F3 की काउंटिंग करते हैं कि F3 कितनी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, F3 6 6 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है यहाँ पे, 14। ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे देखो F3 की कैलकुलेशन भी होगी। उसके बाद आते हैं F4 के ऊपर, Ctrl+C Ctrl+V करते हैं। अब देखो अगर आपको ये एस्टिमेट सीखना है अच्छे से, तो आपको ना एक्सेल भी आना चाहिए, तो एक्सेल भी आपको सीखना पड़ेगा। सो काफ़ी बच्चों को एक्सेल की भी दिक्कत आती है, तो एक्सेल भी आप जरूर सीखो। यहाँ पे देखो F4 लिखा हुआ है 3000 बाई 3000। सो यहाँ पे चेंज कर दीजिए इसको 3.0, यहाँ पे भी इसको 3.0 चेंज कर दीजिए। इसके बाद में हम लोग इसकी काउंटिंग करते हैं कि F4 फुटिंग जो है टोटल कितनी है। सो F4 फुटिंग 1 नंबर ये रहा, और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो 2 नंबर ये रहा F4 फुटिंग। उसके बाद में फिर अब आपको 2 3 और 4। ठीक है, टोटल F4 फुटिंग जो है ना यहाँ पे 4 नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग 4 मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखो टोटल जो हमारी आइसोलेटेड फुटिंग्स है उसके अंदर हमारी यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो आ चुकी है। अब इसके बाद आते हैं CF1। ठीक है, कंबाइंड फुटिंग है हमारी CF1। यहाँ पे आते हैं CF1 का साइज। अगर आप देखोगे CF1 का साइज कितना है, CF1 का साइज जो है वो है यहाँ पे 2500 बाई 4500। ठीक है, 2.5, यही वैल्यू उठा लेते हैं यहाँ से, सीधे इसी को उठाएंगे, या डायरेक्ट यहाँ से यही कॉपी कर लीजिए, इसको उठाओ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। ये मेरा यहाँ पे CF1 और ठीक है, और ये 2.5 4.5। ठीक है, अब इसके नंबर कैलकुलेट कर लीजिए आप। CF1 के टोटल फाउंडेशन प्लान के अंदर अगर आप आओगे तो 1 2 3 4 4 4 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे 16। तो यहाँ पे नंबर्स के अंदर डाल दीजिए 16, ठीक है। सो कैलकुलेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो CF2, ठीक है। CF2 का साइज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो उसको देखते हैं एक बार कि CF2 की कैलकुलेशंस आपको जो है किस तरीके से करनी है। यहाँ पे आते हैं, देखो ये CF2 फुटिंग जो है ना कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि भाई ये ना इरेगुलर शेप जो है ना यहाँ पे इसकी बनी हुई है। एक तरफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4600 है, इसके बाद में दूसरी तरफ जो है 3400 है, इसके बाद यहाँ पे 600 1200 और ये। सो ये बेसिकली आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लो इस तरीके से, ठीक है, या इसको एक कंप्लीट मानकर उस वाले पार्ट को एक्स के आप माइनस कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको ना दो पार्ट के अंदर इसको यहाँ पे कर रहा हूँ कि इस तरीके से एक पार्ट मेरा ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो मेरा यहाँ पे ये वाला हो गया। तो एक पार्ट मेरा कितना हुआ 3400 बाई 3400, और दूसरा पार्ट कितना हुआ 1800 बाई 1200, ठीक है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। CF1 जो है आप इसमें लिख भी सकते हो P1 और यहाँ पे P2, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, डिटेल में भी लिखना चाहो। सो साइज क्या था ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 3.4 बाई 3.4, ठीक है, और दूसरा था 1800 बाई 1200, तो 1.8 और 1.2, बस इतना करना है। इसकी कैलकुलेशंस आपको कितनी करनी है, एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1, यहाँ पे 2, उसके बाद ऊपर आओगे 3 और यहाँ पे कितनी आएगी 4। तो टोटल नंबर कितनी हो गई यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख दीजिए 4। बस इतना सा काम आपको करना था। कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। अगर आप देखोगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपने कैलकुलेशंस कर लिया। वो तब किया जब मैंने इसको सिखाया आपको, मतलब पढ़ाया, ड्राइंग के बारे में पढ़ा, तब ताकि इतना हुआ। ये हार्डली मुश्किल से 2 से 3 मिनट का काम था। आप इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। अब कुछ लोग क्वेश्चन में आएंगे कि सर बेसमेंट का बताओ, सर राफ्ट फाउंडेशन इस तरीके से कैलकुलेशंस करके बताओ। तो देखो स्टार्टिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो फिर बेसमेंट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के समझा दूंगा कि अगर कोई डीप एक्सकेवेशन आपको करना है, वो भी स्लोप कटिंग के अंदर, उस केस में आपको किस तरीके से एक्सकेवेशन करना है, क्योंकि उसके अंदर एक काफ़ी बड़ी जो है एक्सेल की सीट उसके अंदर बनेगी, ठीक है। सो वो चीज़ भी आपको मैं समझा दूंगा अलग से किसी सेपरेट वीडियो के अंदर। लेकिन फिलहाल जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो और आपके पास में जो भी ड्राइंग अवेलेबल है उन ड्राइंग से आप इसकी कैलकुलेशंस जो है स्टार्ट करो। अब यहाँ से देखो इसको करो और इस तरीके से आप जो है ना यहाँ पे इसका सम कर लीजिए। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पे जो है टोटल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा टोटल जो है इस तरीके से हमारी यहाँ पे 793.64 क्यूबिक मीटर हमारे पास में यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट होके आ चुकी है, ठीक है। थोड़ा इसको और अच्छा करना है तो थोड़ा इसको छोटा कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे x वैल्यू लिख के इसको तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना। कोई दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूजन आता है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है इसकी PCC कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद फिर हमारी जो फाउंडेशन है उनके हम लोग जो है RCC कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।